हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले बुद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य साम्राज्य इत्यादि के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो गुप्त साम्राज्य के संस्थापक श्रीगुप्त को माना गया है। इन्होंने 40 वर्ष तक अपना शासन किया, 240 ईस्वी से लेकर 280 ईस्वी तक। इनका ये कहाँ उदय किया गया गुप्त साम्राज्य का? तो इनका उदय हुआ था कौशाम्बी में। कौशाम्बी प्रयाग के निकट पड़ता है। तीसरी शताब्दी के अंत में गुप्त साम्राज्य की स्थापना की गई। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच हुआ था और 280 से लेकर 320 ईस्वी तक इसने शासन किया। और गुप्त वंश का जो प्रथम महान सम्राट बोला जाता है वो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। इन्होंने 320 ईस्वी में गद्दी संभाली थी। और ये लिच्छवी की राजकुमारी जो थी, राजकुमारी क्या नाम था? कुमार देवी। उनसे इन्होंने विवाह किया और महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। ऐसा प्रथम व्यक्ति है जिसने महाराजा धीराज की उपाधि गुप्त वंश में धारण की। वो कौन है? तो ये है चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। इन्होंने क्या किया? 319 और 20 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया था। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ। इसका बेटा था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त इसका उत्तराधिकारी बना और 335 ईस्वी में गद्दी पर बैठ गया। इन्होंने क्या किया था? समुद्रगुप्त एक अच्छा शासक बना और 9 शासकों में 9 शासक वो कहाँ के थे? आर्यावर्त यानी उत्तरी भारत के 9 शासकों को हराया। फिर क्या किया? दक्षिणी भारत में 12 शासकों को इसने पराजित किया। कहा जाता है कि जो समुद्रगुप्त है ये अपनी ज़िंदगी में कभी पराजित नहीं हुए हैं। इन्हीं विजयों के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। जो इन्होंने जो जीतें हासिल की हैं इसकी वजह से क्या कहा गया इनको? भारत का नेपोलियन। इसने जो उपाधियां धारण की थी उसमें अश्वमेधकर्ता, विक्रमंक एवं परम भागवत की उपाधि भी है। और इन्हें क्या कहा जाता है? कविराज, क्योंकि ये संगीत का प्रेमी था। ये ऐसा कैसा पता चला है? तो ये पता चला इनके सिक्कों पर जो चित्र उकेरा गया था, इनको वीणा वादन करते हुए दिखाया गया था। तो इससे पता चलता है कि समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी थे। समुद्रगुप्त अगर पूछा जाए कि ये उपासक किसके थे तो ये विष्णु जी के उपासक थे। किसके थे? विष्णु जी के उपासक थे। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन है? कवि हर्षेन है दरबारी कवि इनके। और हर्षेन जी के द्वारा क्या लिखा गया है? तो इलाहाबाद प्रशस्ति लेख किसने लिखा है? कवि हर्षेन ने। किसने लिखा? हर्षेन के द्वारा इलाहाबाद प्रशस्ति लेख लिखा गया है। अगर पूछा जाए कि परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन था? तो ये चंद्रगुप्त प्रथम नहीं, ये चंद्रगुप्त प्रथम के जो बेटे थे समुद्रगुप्त वो बने। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी अब इनका बेटा उत्तराधिकारी बना। इनके 2 बेटे थे, एक रामगुप्त एक चंद्रगुप्त द्वितीय। रामगुप्त जो था अच्छा शासक नहीं बन पाया। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय एक अच्छा शासक बना और 380 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठ गए। इनके शासनकाल में चीनी यात्री जो फायान था वो भारत आया। किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त द्वितीय। इन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट आगे हम पढ़ेंगे। देखो इसमें लिखा भी है चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है। और शकों पर जब इन्होंने विजय प्राप्त की तो इन्होंने क्या किया? चांदी के सिक्के चलाए। जब शकों पर विजय प्राप्त की तो चांदी के सिक्के चलाए। यह उपाधि इससे पूर्व 57 ईसा पूर्व में उज्जैन के शासक ने भी पश्चिमी भारत में शक क्षत्रपों पर विजय पाने के उपलक्ष्य में धारण की थी। इसके पहले भी यह उपाधि धारण की जा चुकी है। और जो अगर पूछा जाए कि चंद्रगुप्त द्वितीय के जो राजकवि थे वो कौन हैं, तो आप लोग क्या इसका आंसर देंगे? वो हैं शव। इनके बारे में ज़्यादा नहीं आया है। फिलहाल हरिशेन के बारे में मल्टीपल बार पूछा जा चुका है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में पाटलिपुत्र और उज्जैनी विद्या के केंद्र थे। अगर पूछा जाए कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय शिक्षा के प्रमुख केंद्र कौन बने हैं, तो पाटलिपुत्र और उज्जैनी ये शिक्षा के केंद्र थे। नेक्स्ट लाइन हम आगे बढ़ेंगे। अनुश्रुति के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों में एक मंडली निवास करती थी। अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा शासक था चंद्रगुप्त वंश में जिसके दरबार में 9 कवि या नवरत्न रहते थे, तो आप लोग क्या बताएंगे? ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जैसा कि ऑप्शन में आपके दिया होगा। जो भी दिया होगा उसको आप टिक करिए।
दो में से एक हो सकता है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, दोनों एक ही हैं। महाकवि कालिदास इनमें अग्रगण्य थे, इनको आगे ही गिना जाता है, इनकी गिनती आगे ही की जाती है। कालिदास के अतिरिक्त और इनमें कौन था? धन्वंतरि थे, छपड़क थे। छपड़क क्या था? फलित ज्योतिष थे, फलित ज्योतिष थे, ये इनके विद्वान थे छपड़क। अमर सिंह कोशकार थे। शंकु कौन थे? वास्तुकार थे। वेताल भट्ट थे। घटकरपर थे और बारामेर थे। बारामेर कौन है? खगोल विज्ञानी हैं। और कौन था? वरुरुचि। ये आप लोग ध्यान रखिए, इसमें से कौन कौन से हैं। तो कालिदास पहले कौन है? कालिदास हैं, धन्वंतरि हैं, छपड़क हैं, अमर सिंह, शंकु, वेताल भट्ट, घटकरपर, बारामेर, वरुरुचि जैसे विद्वान इनके शासनकाल में रहे हैं, इनके नवरत्न बन के। किसके? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की या चंद्रगुप्त द्वितीय के। चंद्रगुप्त द्वितीय का शांति विग्रह सचिव कौन था? वीरसेन। वीरसेन किसकी पूजा करता था या किसका उपासक था? तो वीरसेन शैव धर्म का उपासक था, शिव जी की पूजा करता था। इसके लिए इन्होंने क्या किया? उदयगिर पहाड़ी पर एक गुफा का भी निर्माण करवाया था वीरसेन ने। वीरसेन व्याकरण, न्याय मीमांसा और जो शब्द है उसके प्रकांड पंडित थे। कौन था? व्याकरण, न्याय मीमांसा और शब्द के प्रकांड पंडित किसको माना गया है? तो वीरसेन जी थे ये। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य का उत्तराधिकारी कौन इनके पुत्र हुए हैं? कुमारगुप्त प्रथम इनको माना जाता है, या इनका दूसरा नाम है गोविंद गुप्त। ये कब से कब तक रहे हैं? तो 415 ईस्वी से लेकर 454 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की है। ये के पुत्र किसके थे? विक्रमादित्य के ये पुत्र थे। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी किसको माना जाता है? स्कंदगुप्त। इनके भी पुत्र कौन थे? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने शासन कब से कब तक किया? 455 से लेकर 467 ईस्वी तक। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत है एक पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया था। अगर पूछा जाए सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने किया? स्कंदगुप्त ने किया। और ये झील है कहाँ? गिरनार पर्वत पर है। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। कहाँ का किया था? सौराष्ट्र का। किसको किया? पर्णदत्त को। स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हूणों का आक्रमण हुआ। अगर पूछा जाए ऐसा कौन सा शासक है जिसके समय में हूणों का आक्रमण हुआ है गुप्त वंश में, तो आप लोग क्या बताएंगे? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त किसके बेटे थे? कुमारगुप्त प्रथम के। अंतिम गुप्त शासक कौन था? विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त अंतिम शासक हुए हैं गुप्त वंश के। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई कौन मानी जाती है? तो आप लोग इसका क्या जवाब देंगे? ये देश सबसे बड़ी इसकी इकाई होती थी। फिर उसके बाद में जिसके जो शासक होते थे उसको क्या कहते थे? गुप्त साम्राज्य में जो सबसे बड़ी इकाई तो देश हो गई, फिर उसको जो उस पर जो शासन करता था उसे क्या कहा जाता था? गोपना। उसको क्या कहते थे? गोपना। एक दूसरी प्रादेशिक इकाई भोक्ति या प्रांत भी थी। इसको भोक्ति या प्रांति के नाम से जानते थे, जिसके शासक उपरिक कहलाते थे। इसके शासक कौन थे? उपरिक। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। भुक्ति के नीचे विषय या जिला नामक प्रशासनिक इकाई होती थी। भुक्ति के नीचे क्या होता था? जिला या विषय जिसको कहते थे, जिसके प्रमुख कौन होते थे? विषयपति। नेक्स्ट, पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट एवं भाट कहा जाता था। देखा आपने, जो पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारी थे उनको क्या कहा जाता था? चाट या भाट। ये चाटने वाली चाट नहीं है, यहाँ पे उनको कहा ही जाता था चाट या भाट। पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी क्या होता था? दंडपाशिक कहलाता था। ये दंड देने वाला। पुलिस विभाग का जो मुख्य अधिकारी था वो दंड दे सकता था, दंडपाशिक उसको इसलिए कहा जाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन थी उस टाइम? उस टाइम भी ग्राम ही थी। और ग्राम का जो प्रशासन था वो किसके द्वारा संचालित होता है? ग्राम सभा उसके लिए बनाई जाती थी, जैसा कि अभी भी होता है। और ग्राम सभा का मुखिया कौन होता है? ग्रामिक यानी प्रधान होता है, एवं अन्य सदस्य महात्तर कहलाते हैं। इसमें जो अन्य सदस्य हैं ग्राम के वो महात्तर कहलाए जाते हैं। ग्राम समूहों की छोटी इकाई को क्या कहते हैं? पेठ कहा जाता था। जो गांव में छोटे छोटे समूह रहते हैं उनको क्या कहा जाता था? पेठ। गुप्त शासक कुमारगुप्त को दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलाप का उल्लेख मिलता है। क्या मिलता है इनको?
गुप्त जो शासक है कुमारगुप्त के दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख हो मिलता है। और क्या हुआ, भू राजस्व कुल उत्पादन अगर पूछा जाए गुप्त वंश में भू राजस्व उत्पादन कितना था, तो 1/4 या 1/4 से लेकर 1/6 तक रहता था। अगर 1/4 लिखा हो तो उसको भी मान लीजिए, 1/6 हो तो उसको भी, इससे लेकर इतना होता था। गुप्त काल में बलाश्रम या विष्टि राज्य के लिए आय का एक स्रोत माना जाता था। आय का स्रोत कौन सा माना जाता था, तो ये विष्टि या बलाश्रम माना जाता था। इसे जनता द्वारा दिया जाने वाला कर भी माना जाता था। इसे क्या माना गया, जनता द्वारा दिया जाने वाला कर। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार की भूमि थी। कौन कौन सी भूमियाँ पाई जाती थी, तो क्षेत्र किसको कहते थे, जो कृषि योग्य भूमि थी। वास्तु किसको कहा जाने लगा, जिसमें हम निवास करते थे। चारागाह भूमि कौन सी थी, पशुओं के चराने योग्य भूमि। शिल क्या है, ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी। अपृहत ऐसी भूमि जो जंगली होती थी। ये फिलहाल नहीं ज़्यादा पूछा जाता है। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में लाएंगे। धन्यवाद।